नमस्कार दोस्तों, हम आप तमाशे देख रहे हैं। रोज देश में तमाशे चल रहे हैं। तमाशे सरकार कर रही है, तमाशे सरकार के समर्थक कर रहे हैं और तमाशों में हम कभी गुस्सा जाहिर कर देते हैं, कभी तालियां बजा देते हैं। लेकिन क्या हम उसका सही उपचार करते हैं? शायद नहीं। सही इलाज न होने से, रोग का पता न चलने से या रोग पता है उसे कंफर्म न होने से हम हार जाते हैं। यही हार हो रही है और इस हार के लिए हम किसी और को जिम्मेदार नहीं बता सकते। हम खुद जिम्मेदार हैं। जी हां, हम खुद जिम्मेदार हैं। अब भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोग पवित्र अजमेर शरीफ की दरगाह के नीचे मंदिर ढूंढने लगे और वह एक पापी जज जिसका नाम जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ था, उसने एक ऐसा जजमेंट दे दिया, एक ऐसी व्यवस्था दे दी कि वर्शिप एक्ट 1991 जो भारत की संसद से पास था, पूर्ण बहुमत से जो मंजूर था, उसको निष्प्रभावी कर दिया और उसके कारण आए दिन हमारे निर्दोष बच्चे मार दिए जाते हैं पुलिस की गोली से या पुलिस की साजिश से। हो ही रहा। आपने देखा अभी अभी संभल किस तरीके से हमारे 5 बच्चे मार दिए गए। हमारे अपने परिवार के बच्चे, साधारण से परिवार के, उन बच्चों का सरेआम कत्ल किया गया और कत्ल करने वाला और कोई नहीं, उत्तर प्रदेश की पुलिस है और उसकी साजिश है। गोलियां चल रही थी, गोली चलाने वालों के वीडियो चल रहे थे और कहा जा रहा था पुलिस अफसरों, सीनियर एसएसपी और उस रैंक के अफसरों द्वारा कि मारो इनको, गोली मारो। पुलिस कमिश्नर तो वहां होता नहीं है, एसएसपी होता है, डीएम होता है, उसके ऊपर मंडलायुक्त होता है। मंडलायुक्त आदेश देता है और उस आदेश पर सब कुछ होता है। वो जांच अधिकारी भी है जो मजिस्ट्रियल जांच होती है और उस स्थिति में आप सोचिए वो पहले ही क्लीन चिट दे देता है कि नहीं, कोई गोली नहीं चली, फिर कुछ और कहानी बताता है, कुछ और बनाता है। अब जब वह वीडियो सामने आ गया कि साहब गोली तो चला रहे थे आपके लोग, तो कहे नहीं, वो तो धमका रहे थे, धमकाने के लिए बोल रहे थे। लेकिन जहां धमकाने की बात कह रहा है वहां चलती हुई गोली की आवाज भी है और अनऑफिशियली मैंने फॉरेंसिक के एक एक्सपर्ट जो मेरे मित्र हैं उनसे चेक कराया तो उसमें वो अलग से कहीं नहीं डाली गई, वो ओरिजिनल गोली की आवाज है। तो आप इससे समझ सकते हैं यह खेल किया जाता है। तो इस तरह से आपके बच्चों की हत्या की जा रही, लगातार हो रही। इसके पहले कभी ताजमहल को बता देंगे तेजो महल है, पता नहीं क्या क्या। मैं वहां हिंदुस्तान अखबार का संपादक रहा, मैंने अंदर तक जाकर के अनऑफिशियली अंदर तक गया और एक एक चीज देखी, कहीं कुछ ऐसा नहीं। लेकिन इस तरह से किया जाता है। खुद जो इस समय उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है वह खुद यही बात कहता था, तो आप समझ सकते हैं कितना सुरक्षित। लेकिन ताजमहल पैसा देता है, ताजमहल के कारण पूरे आगरा का रोजगार चलता है और सबसे ज्यादा उसमें पैसा भाजपा के ही समर्थकों के आता है, क्योंकि सारे बड़े होटल सब कुछ उन्हीं के लोगों के या उनके कारपोरेट के, इसलिए हिम्मत नहीं पड़ रही। लेकिन जहां ऐसी स्थिति नहीं है, जहां पे नफरत फैलाने से काम चलेगा, वहां पे तुरंत होने लगती है। चाहे आप मथुरा में देख लीजिए या आप चले जाइए कहीं और।
कुछ भी क्रिएट करने की स्थिति में। और यह पाप वही डीवाई चंद्रचूड़ कर चुका जो कहता है कि न्यायपालिका विपक्ष की भूमिका थोड़ी ना अदा करेगी। हमने कब कहा तुम विपक्ष की भूमिका करो? हमने कहा निष्पक्ष करो, हमारा मत दो साथ, लेकिन उनके साथ भी तो मत खड़े हो। लेकिन उस ताकत के आगे वो झुक जाता है, चरणबद्ध हो जाता है, और आपने देखा कैसे आरती की थाली उन्हें पकड़ा देता है। तो इस तरह जो भगवान बना चुका हो नरेंद्र मोदी को ही, तो उससे क्या उम्मीद करेंगे? वो ऐसी ही व्यवस्था देके जाएगा। तो यह पाप हुआ है। यही पाप 1975 में हुआ था, जब आरएसएस का वह एक व्यक्ति जो जज था सिन्हा, वो जगमोहन सिन्हा, जस्टिस जगमोहन सिन्हा, जिसने इंदिरा गांधी के भारी बहुमत से जीते गए चुनाव को अवैध घोषित कर दिया था और देश को एक अस्थिरता में झोंक दिया था। नतीजतन इस देश के अंदर सीआईए इतना एक्टिव हुआ और उसने इन संघियों को इतनी ताकत दी, इस ढंग से दिया, ये जनसंघ जनता पार्टी बना और फिर जनता पार्टी से भारतीय जनता पार्टी बना और आज सत्ता में। ये साजिश रची गई थी उस जयप्रकाश नारायण के जरिए, ये साजिश रची गई थी उस मोरारजी देसाई के जरिए, ये साजिश रची गई थी अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी के जरिए, ये साजिश रची गई थी तमाम उन नेताओं के जरिए जो खुद को समाजवादी कह दे रहे थे उस वक्त और समाजवाद की आड़ में सीआईए के लिए काम कर रहे थे। और कुछ लोग भावनाओं से जुड़ गए और फिर भावनाओं का ज्वार बह गया, सरकार गई, खालिस्तानी मूवमेंट शुरू हुआ। आप देखिए, बब्बर खालसा का गठन तभी हुआ था जब इंदिरा गांधी की सरकार चली गई थी। आप सर्च कर लीजिए। और उसी के बाद पूरा पंजाब आग में झोंक दिया गया, जिसका शिकार श्रीमती इंदिरा गांधी हुई। देश को बचाते बचाते वो अपना जीवन दे के चली गई। राजीव गांधी आए, उन्होंने संभालने की कोशिश की, बैलेंस बनाने की कोशिश की। उन्होंने कहा इस झगड़े को खत्म किया जाए। उन्होंने राम मंदिर का शिलान्यास भी करवा दिया, मंदिर का दरवाजा भी खुलवा दिया और मस्जिद को सुरक्षा करने के लिए दीवार भी करा दी। दोनों को बचाना चाहते थे, दोनों की इच्छा पूरी करना चाहते थे, लेकिन नफरत से भरे लोग इससे कैसे मानते? उन्होंने मुस्लिम उलेमाओं को भी भड़काया और कथित कट्टर हिंदूवादियों को भी, और यह देश अराजकता में आया। राजीव गांधी के जाते ही कश्मीर में आग लगी, आतंकी घटनाएं होने लगी, कश्मीरी पंडित बाहर हो गए। राजीव गांधी ने अपने जीते जी उस समय यह होने नहीं दिया था जब सत्ता में थे। सत्ता से बाहर गए तो ये सारे कर्म हुए और उसके बाद में आग लग गई। आज तक हम झेल रहे हैं उस पाप को जो हमने 1975 में किया, 77 में इंदिरा गांधी को उसी भावनाओं में हरा के किया, जो पाप हमने 1989 में किया, कांग्रेस को हरा के किया, राजीव गांधी जैसे व्यक्ति को, और उसके बाद में जो पाप हमने 2014 में किया उस अन्ना के नाम पर खड़े किए गए ड्रामा के जरिए। और वो पापी लोग जो तमाम रूप बदल बदल के आते रहे हैं, वो फिर रूप बदल के आए और अब सत्ता में हैं और अब आप देख रहे हैं क्या हो रहा है। तो गुनाह आपने किया है, हमने किया है। मैं भी प्रभावित था, लेकिन मैंने वक्त रहते सुधार किया। आपने वो गलती अपनी गांठ बांध ली और नतीजा यह है कि आज आप झेल रहे हैं, आज तमाम शिकायतें कर रहे हैं।
तो क्या हम हाथ में हाथ धरे बैठे रहेंगे? ये सहते रहेंगे? कोई सेंडर आएगा और लाला लाजपत राय को मार के चला जाएगा? कोई चानन सिंह आएगा और मार के चला जाएगा? नहीं। चंद्रशेखर आजाद ने अपनी रिपब्लिकन जो पार्टी थी, उनकी रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी, उसमें भर्ती की। भगत सिंह आए, सुखदेव आए, राजगुरु आए और तमाम सारे लोग आए और काम शुरू हो गया। सैंडर्स मारा गया। एक सैंडर को, एक चानन सिंह को जब मारा गया, चानन सिंह को गोली मारी चंद्रशेखर आजाद ने और भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने गोली मारी सैंडर्स। जॉन सैंडर्स मरा, खौफ आ गया उसी पुलिस में जो पुलिस अराजकता कर रही थी। अब उन्हें समझ में आने लगा कि यदि हम इस तरह से बार बार अन्याय करेंगे तो हम चुन चुन के मारे जाएंगे। जी हां, यह मैं संदेश दे रहा हूं, यह बता रहा हूं कि डर यदि वो हम पर पैदा कर रहे हैं तो क्या हम नहीं कर सकते? सोचना होगा। लाला लाजपत राय, वो दिन क्या हम भूल सकते हैं कि किस तरीके से 17 दिसंबर 1928 को ब्रिटिश सरकार ने, जब का अफसर था सैंडर, तो आप समझिए, तो यह स्थिति है। इसलिए आरएसएस पिछले 100 साल से बौद्धिक कार्यक्रम चला रही है, लगातार चला रही है। बौद्धिक कार्यक्रमों में हो क्या रहा है? वह उनके पास में आज तक 100 साल से चलाने के बाद एक भी बौद्धिक नहीं उत्पन्न हुआ, एक सिंगल नहीं। उनके जो बौद्धिक हैं, जिनको वो बड़ा विद्वान कहते हैं, वो गलत इतिहास बताते हैं, गलत तारीखें बताते हैं। वो कह देते हैं 1556 में बाबर ने बाबरी मस्जिद गिरवाई थी, जबकि बाबर 1530 में मर चुका था। उसका बेटा मर चुका था जिस तारीख को कहते हैं कि बाबरी मस्जिद गिराई गई थी, हुमायूं भी। तो आप समझिए कितना बड़ा झूठ बोलते हैं। और यही झूठ बोला गया और झूठ को सिर्फ इस आधार पर स्वीकारा गया कि चलिए अब मस्जिद तो टूट चुकी है तो मंदिर को दे दीजिए, मस्जिद और अलग बना लीजिए। मतलब आप सोचिए कितना बड़ा पाप था। मुकदमा टाइटल का था, फैसला कुछ और हो रहा है। टाइटल आज तक डिसाइड नहीं है। तो यह स्थिति है। तो बौद्धिकता की जो ये बात करते हैं, ये बुद्धि को आपके कुंद करते हैं और ये जड़, आपकी बुद्धि को जड़ बना देने की बौद्धिकता का कार्यक्रम करते हैं। उसके बाद में आप इनका इतिहास, जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का इतिहास है, वो पढ़ने लगते हैं और तमाम मस्जिदों के नीचे आप खोजने लगते हैं शिवालय, शिवलिंग, मंदिर। आप भूल जाते हैं इतिहास को। कुषाण काल में जो बने थे तमाम सारे बौद्ध मठ, वो कहां चले गए? क्या मंदिरों को तोड़ा जाए, उनके नीचे खोजा जाए? कहां चले गए वो जैन धर्म के महावीर स्वामी के, अयोध्या के? वहां मंदिर बने हुए हैं, तो वो क्या मंदिर किसके हैं? क्या है उसका? कोई जवाब नहीं आएगा। तब अलग स्थिति होगी। इसलिए तो जो ये स्वयं सेवकों का मंडूक है, तो जिस तरीके से इन्हें बनाया जाता है, इससे आप समझ लीजिए ये कूप मंडूक है, कुएं का मेढक, उसी में घूमते रहते हैं। वही इनका बौद्धिक है, कुछ भी कभी बता देंगे। उसका उदाहरण है प्रधानमंत्री संत कबीर नगर गए, क्या बोले थे कि यहां कबीरदास जी
गोरखनाथ जी और नानक देव जी यहां पर बैठ के एक साथ चर्चा करते थे। तीनों में शताब्दियों का अंतर है, बावजूद इसके कुछ भी बोल देते हैं। कभी बता देते हैं इतिहास में सिकंदर बिहार गया था, सिकंदर तक्षशिला तक नहीं पहुंच पाया था, बिहार की बात तो दूर है। तो आप इससे समझ सकते हैं जो पाकिस्तान में वहां भी नहीं आ पाया, यहां की छोड़ दी। तो इसी तरीके से नफरत फैला के दंगे कराते हैं और लगातार कराते हैं। इसकी आड़ में क्या करते हैं? इसकी आड़ में अडानी अंबानी जैसे अपने चहेते पूंजीपतियों को लाभ देते हैं और वो तमाम मीडिया चैनल्स के जरिए इनके नफरत के मॉडल को परोसते हैं, झूठ को परोसते हैं और उसी को जस्टिफाई करने का काम करते हैं। आपको याद होगा 7 साल पहले एनडीटीवी पे छापा पड़ा था, उसके मालिक प्रणव राय और उनकी पत्नी राधिका राय के यहां छापे पड़े थे और बड़ा भारी घोटालेबाज बता दिया गया था, अकाउंट जब्त कर लिए गए थे, सब कुछ हुआ था। बहरहाल वो लड़ाई नहीं लड़ सके, सरेंडर करके अपने चैनल को अडानी को बेच के चले गए। नतीजा क्या हुआ? अब उन्हें क्लीन चिट मिल गई, सीबीआई ने क्लोजर फाइल कर दी है कोर्ट में। यह बौद्धिकता है, यह बौद्धिकता है कि जीएमआर के एयरपोर्ट, मुंबई एयरपोर्ट को जीएमआर पर सीबीआई के छापे डलवा के, इनकम टैक्स के छापे डला के, और जो किया जाता है उसके बाद वो अडानी को वो पोर्ट दे के, एयरपोर्ट दे के चला जाता है और साहब फिर उसे क्लीन चिट हो जाती है। यही तो मॉडल, यही बात तो राहुल गांधी बार बार बताते आए हैं। इस बहाने लूट हो रही है, इस बहाने किसका लूटा जा रहा है? आपका। आप कहेंगे कैसे? आपके रोजगार छीने जा रहे हैं, आपको बेरोजगारी के दंश में इस तरह से ढकेल दिया गया है कि आपके पास में, आपके बच्चों के पास में आज भविष्य नहीं रह गया है। और जब भविष्य न रह गया हो तो आप चिंता करेंगे और उसमें परेशान होकर के आपके पास कुछ नहीं रह जाता है। इसका एक उदाहरण देता हूं, ये खबर है दैनिक भास्कर की। इस खबर में हेडलाइन है, बेबस बेरोजगार, कि बेरोजगार इतना बेबस हो गया है, कोई काम को तरस रहा है तो कोई कमाई को, और अंततः क्या हो रहा है, हर 2 घंटे में 5 युवा इस अपनी जिंदगी खत्म कर लेते हैं। हर 2 घंटे में 5 लड़के। सोचिए क्यों? रोजगार नहीं है। देश की आबादी तकरीबन, सरकार जो कहती है 140 करोड़ से अधिक है और उसमें बेरोजगार है 90 करोड़ से अधिक। 81 करोड़ को हर महीने 5 किलो अनाज दे करके पेट भरने की बात कही जाती है, सरकार कहती है फ्री के राशन की जरूरत है। जब इसको ढूंढा गया और सरकार कहती है रोजगार और सब कुछ, तो रोजगार की स्थिति ये है, चंद पद निकलते हैं और किस तरीके के हालात होते हैं, तो उनको समझिए ये हालत है। और उस हालत से आप क्या कहेंगे? सबसे ज्यादा कामकाजी लोग जहां हैं वो है केरल में, लेकिन आप बाकी की स्थिति देख लीजिए। इस तरह के हालात हो जाते हैं कि आज आपके पास कुछ रह नहीं जाता। 23 लाख से अधिक सरकारी पद खाली पड़े हुए हैं, जिनकी भर्तियां फंसी हुई हैं तमाम कारणों से, पेपर लीक के कारण। 23 लाख, यानी 23 लाख परिवार पल सकते हैं। सोचिए आप, क्यों सारा पैसा उधर जा रहा और आपको बेरोजगारी दी जा रही है, बेबसी दी जा रही है, परेशानियां दी जा रही है, आपको फंसाया जा रहा है। कहां? माइंड डाइवर्ट करके मस्जिद के नीचे आप ढूंढिए, शिवलिंग ढूंढिए, आप दंगों में फंसिए, आपके बच्चे मरेंगे, तो फिर क्या होगा? लड़ाई यहां है,
इसको समझने की जरूरत है और इसका जवाब सिर्फ एक है। पूरी ताकत से आपको इनके साथ खड़ा होना होगा। यदि आप इनके साथ नहीं खड़े होते हैं पूरी ताकत से इस संविधान को नहीं बचाते हैं, तो आप नहीं बचेंगे। आपके सामने है महाराष्ट्र, आपके सामने है हरियाणा, आपके सामने है छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। इसलिए ताकत दिखाएंगे तभी आप आएंगे। फैसला आपको करना है। जय।